कमला दास की एक बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू लेने वाली कविता है माई मदर एट 66। आज हम इसकी परतों को खोलेंगे, लेकिन बात सिर्फ कविता की नहीं होगी। हम उस साइंस को भी समझने की कोशिश करेंगे जो बताता है कि ये कविता हमें इतनी गहराई से टच क्यों कर जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इमोशनल और कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल सफर। तो कविता की शुरुआत होती है एक बहुत ही आम से सीन से, एक कार का सफर। लेकिन कमाल देखिए कमला दास का, वो इस बेहद साधारण से पल को एक गहरे सेल्फ रिफ्लेक्शन के मौके में बदल देती हैं, बस अपनी माँ को बगल में ऊँघते हुए देखकर। कविता में एक पुराने जाने पहचाने दर्द की बात होती है। अब जाहिर है ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, ये एक बहुत गहरा इमोशनल दर्द है। तो सवाल ये है कि आखिर ये दर्द है क्या, और ये इतना जाना पहचाना क्यों है? बस इसी पहेली को आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले उस पल पर फोकस करते हैं, वो मोमेंट जब पोएट को अपनी माँ के बूढ़े होने का, उनकी उम्र ढलने का कठोर सच एकदम से महसूस होता है। और ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे शायद हम में से कई लोग बहुत आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, पोएट अपनी माँ को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाली सिमिली का इस्तेमाल करती हैं, लाश की तरह। सोचिए, ये शब्द हमें उस गहरे सदमे का एहसास कराता है जो उन्हें अपनी माँ की उस हालत को, उनकी कमजोरी को देखकर हुआ होगा। और यहाँ एक बहुत ही टचिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ कार के अंदर माँ है जिनकी उम्र ढल रही है, और दूसरी तरफ है बाहर की दुनिया जो जवानी और एनर्जी से भरी है। ये कॉन्ट्रास्ट ही तो उम्र बढ़ने की दुखद सच्चाई को सामने लाता है ना, कि दुनिया तो आगे बढ़ती रहती है, पर हमारे अपने धीरे धीरे हमसे दूर होते जाते हैं, फीके पड़ते जाते हैं। फिर ये इमेज, देर सर्दियों का चांद, कितनी खूबसूरत और साथ ही कितनी दुख भरी इमेज है ये सिर्फ उनकी माँ की फिजिकल कंडीशन को नहीं दिखाती, बल्कि उनकी घटती हुई लाइफ फोर्स और शायद एक इमोशनल दूरी का भी प्रतीक है। और फिर पोएट हमें बताती हैं कि ये दर्द कोई नया नहीं है, ये तो उनके बचपन का डर है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि अपने पेरेंट्स को खोने का डर हमारे अंदर कितना गहरा होता है, और ये डर जिंदगी भर हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो कविता में जो ये गहरी फीलिंग्स हैं, ये बहुत यूनिवर्सल हैं, हम सब महसूस करते हैं। लेकिन क्या साइंस हमें ये समझने में मदद कर सकता है कि ये भावनाएं आती कहाँ से हैं और ये हमारी जिंदगी को कैसे शेप करती हैं? चलिए अब इस रिश्ते के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है? पोएट का ये जाना पहचाना दर्द ना साइकोलॉजिस्ट के लिए भी एक बहुत जाना पहचाना सब्जेक्ट है। दशकों से, लिटरली दशकों से रिसर्चर्स माँ बाप और बच्चों के बीच के इस कॉम्प्लेक्स बॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं। स्टैफर्ड और उनके साथियों की एक स्टडी से एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, पेरेंटल केयर। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब है ऐसा पालन पोषण जो प्यार से, अपनेपन से और वार्मथ से भरा हो। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पोएट को अपनी माँ से भरपूर पेरेंटल केयर मिली होगी, और शायद इसीलिए उनका ये रिश्ता इतना मजबूत है। अब सिक्के का दूसरा पहलू है साइकोलॉजिकल कंट्रोल। ये एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते में जहर घोल सकती है। ये तब होता है जब पेरेंट्स प्यार की जगह गिल्ट या शेम का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो क्लियर है ना, एक तरफ है वो पेरेंटिंग जो एक बच्चे को ग्रो करने में मदद करती है, उसे सिक्योर महसूस कराती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, और दूसरी तरफ है वो पेरेंटिंग जो एंग्जाइटी पैदा करती है और बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या बचपन के इन एक्सपीरियंसेस का असर हमारी अडल्ट लाइफ पर भी पड़ता है? साइंस कहता है बिल्कुल पड़ता है, और ये असर बहुत गहरा हो सकता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि हमारा बचपन कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पेरेंट्स के साथ हमारे जो शुरुआती रिश्ते होते हैं ना, वही हमारी मेंटल हेल्थ की फाउंडेशन रखते हैं, एक ऐसी नींव जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तो इस पूरी स्टडी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि जिन लोगों को बचपन में ज्यादा प्यार और देखभाल यानी हाई पेरेंटल केयर और कम साइकोलॉजिकल कंट्रोल मिलता है, उनकी मेंटल वेलबींग एडोलेसेंस से लेकर 60-64 साल की उम्र तक बेहतर रहती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, स्टडी में पिता की देखभाल यानी पैटर्नल केयर के इम्पोर्टेंस पर भी जोर दिया गया है। यह हमें याद दिलाता है कि एक बच्चे की हेल्दी डेवलपमेंट के लिए माँ और बाप दोनों का रोल कितना क्रूशल है। तो इन साइकोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ चलिए वापस कविता के अंत पर चलते हैं
और अब पोएट के बिहेवियर को एक नई रोशनी में देखने की कोशिश करते हैं। कविता का अंत बहुत पॉइनिएंट है, बहुत टची है। अंदर ही अंदर तो पोएट अपने बचपन के उस डर से लड़ रही है, लेकिन बाहर बाहर वो सिर्फ मुस्कुरा रही है। ये जो अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया का फर्क है ना, ये बहुत गहरा है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने अपने असली डर को छुपाया क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमें कविता के दिल तक ले जाता है। और यहीं आकर आर्ट और साइंस मिल जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पोएट की मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं है, ये एक कोपिंग स्ट्रैटेजी है। ये अपनी भावनाओं को रेगुलेट करने का, और शायद उससे भी ज्यादा अपनी माँ को अपनी चिंता से बचाने का एक तरीका है। तो आखिर में सवाल वही है कि कमला दास की ये कविता इतने दशकों बाद भी हमें इतना इफेक्ट क्यों करती है? जवाब छिपा है उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल में। वो उन गहरी कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स को शब्दों में ढाल देती हैं जिन्हें हम में से बहुत से लोग महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। वो हमारे अनकहे डर, हमारे अनकहे प्यार को एक आवाज देती हैं। असल में बात बस इतनी सी है, आर्ट उन फीलिंग्स को महसूस करने का मौका देता है जिन्हें साइंस समझाने की कोशिश करता है, और जब दोनों मिल जाते हैं तो हमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की एक पूरी तस्वीर मिलती है। तो आज का ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। पोएट की तरह ही क्या हम भी अपने प्रियजनों से कुछ जरूरी बातें कहने से बच रहे हैं? वो कौन सी बातचीत है जिसे करने का समय शायद अब आ गया है?